प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजय राम था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। इसी नाम से ये आगे चलकर प्रसिद्ध हो गए। ये उर्दू में अपना लेखन कार्य नवाब राय नाम से करते थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। अपूर्ण अभिलाषाओं और दरिद्र जीवन सहन करने के साथ साथ वे बचपन से मातृ स्नेह से वंचित रह गए। इन अनुभवों की अभिव्यक्ति आगे चलकर उनके लेखन में देखने को मिलती है। आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा कहानी और उपन्यास को प्रतिष्ठित करने में अपने योगदान के लिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाए। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण मानते हुए साहित्य में वास्तविकता और जीवन के यथार्थ प्रसंगों से संबद्ध किया। प्रेमचंद ने शताब्दियों से पद दलित, शोषितों, मजदूरों, किसानों व गरीबों के दुख दर्द को अपनी कहानियों व उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने साहित्य के विषय में विवाह से जुड़ी समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान तक प्रेषित जीवन की जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विषय की विविधता तथा व्यापकता के साथ साथ चरित्रों का स्वाभाविक विकास भी दिखाया है। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। यह अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र को इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू में था, जो वाराणसी के उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़े खल्क में अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 ईस्वी तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इनका दूसरा उपन्यास उर्दू में हम खुरमा व हम सवाब नाम से छपा, जिसका 1929 ईस्वी में परिवर्तित रूप प्रतिज्ञा आया। तीसरा उपन्यास किस्ना 1907 ईस्वी में, जिसमें स्त्रियों के आभूषण प्रेम को दिखलाया है, जिसकी विस्तार से चर्चा इनके उपन्यास गबन में भी मिलती है। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। ये उनके मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित हैं। प्रेमचंद की चर्चित कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, विध्वंस, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, सुजान भगत, अलग्योजा, पूस की रात, तावान, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन 1936 में प्रकाशित, मुक्ति मार्ग। इनके कुल 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। प्रेम 25 2 भाग, प्रेम 32 2 भाग, सप्त सरोज व नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा 2 भाग प्रमुख हैं। कहानी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक आदर्शों से परिपूर्ण कहानी है। स्त्री घर की धुरी होती है। प्रस्तुत कहानी इस उक्ति की पूर्ण प्रामाणिकता चरितार्थ करती है। कोमलता स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है। कितना भी रोष, क्रोध व अपमान क्यों न हो, स्त्री हृदय में जब ममता के भाव उमड़ते हैं तब सभी प्रकार के विरोधी भाव तिरोहित हो जाते हैं। कहानी में बहू के कर्तव्यों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्त्रियोचित उन गुणों का महात्म्य गाया है जो भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को चरितार्थ करती नारी की गरिमा का केंद्र बिंदु है। भारतीय नारी के आदर्श त्याग, ममता और सहनशीलता के आधार पर निर्मित होते हैं। क्रोध की कितनी भी आंधी क्यों न चले, अंत में नारी शांत व शीतल नदी की भांति स्पंदनहीन होकर करुणामयी हो जाती है। यद्यपि परिस्थितियों का उद्वेलन उसे विचलित करता है, आत्मसम्मान व आत्मगरिमा का बोध कभी उसे स्वयं को आहत कर उसमें रोष व अलगाव की भावना उत्पन्न करता है।
अपने अपमान से आहत हो वह विरोधी हो उठती है, मगर अंततः जीत उसके भीतर बसे संस्कारों की होती है, जहाँ सामंजस्यता, क्षमाशीलता, करुणा और प्रेम जैसे गुणों का निवास है। ऐसे स्थान पर क्रोध, रोष, अपमानग्रस्तता का बोध इत्यादि क्षुद्र भाव अधिक समय तक नहीं टिक पाते। प्रस्तुत कथा में नारी हृदय के उतार चढ़ाव की इसी गति को प्रेमचंद ने कथा के रूप में चरितार्थ किया है। घर बार के प्रति आत्मिक लगाव ही स्त्री को घर को टूटने से बचाने की प्रेरणा देता है। पाठ में बड़े घर की बेटी अर्थात आनंदी नारी आदर्श की इसी भूमिका का निर्वहन कर प्रेमचंद का एक गरिमामय पात्र बनी है। स्वयं के कारण ही उत्पन्न दो भाइयों के मध्य झगड़े को अंत में आनंदी स्वयं की करुणा व सूझबूझ के बल पर ही समाप्त कर घर की एकता को पुनः स्थापित करती है और सबसे प्रशंसा प्राप्त करती है। कहानी में कथाकार ने भारतीय नारी के गरिमामय चरित्र व आदर्शों का प्रतिस्थापन किया है। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं जिस दरवाजे पर एक समय हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, बढ़ा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला की वही जन्मदाता थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है, उसे वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लड़नाई उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे वह सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत सहने और तरजीह देने पर भी परिवार का साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारे, झाड़ फानूस, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और रेन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंख खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। न तो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही यह स्वीकार था कि उससे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपये मांगने आए। शायद नागरिक पचारण का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन में ही आदत पड़ी हुई थी,
वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक यहाँ न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों तो घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह से क्षुधा वाला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावस की ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य लोग खा जाते हैं। लाल बिहारी को क्रोध आ गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जीत जाता है, जीप पकड़ के खींच लो। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक ही है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कौप भवन में ही रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या के समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करने लगी। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही आन उलझ पड़ी। मैके के सामने हमें लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गई। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में यह ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी क्यों गर्म होती है, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शौर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ तो इतना घी लोग रोज खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े ही धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रही।
उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास आकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवास न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज स्वयं उन्हें वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बुढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे ऐसा ही है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों को शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े भाई होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी धृष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि चाहे वह चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उससे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना
कि अब मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुँह भी नहीं देखना चाहती, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुँह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल के बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भी भय लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला, बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तुम्हें क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा बढ़ाया? श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अब उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा, शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस कहानी में आए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ इस प्रकार है। वृतांत, किस्सा, निर्माण, बनाना, पिता में दादा, विपरीत, उल्टा, कांतिहीन, बिना चमक का, अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा, क्षुधा, भूख, बावज, भाभी, भद्र, सज्जन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, महानुभाव, सम्मानीय व्यक्ति, निर्दयता, कठोरता, देव योग, भाग्य, ताड़ गए, समझ गए, नंबरदार, गांव का मुखिया, ग्लानि, पश्चाताप, ताल्लुकेदार, किसी भूभाग का जमींदार, अविवेक, बुद्धिहीनता, कांति, शोभा, चमक, असहयोग, साथ न देना, खंड, विभाग, मरम्मत, सुधार करना, ध्वनि, आवाज, तिरस्कार व निंदा, अपमान व बुराई, किफायत, बचत, तिनकना, रुष्ट होना, गुमान, घमंड, शुद्ध न रहना, होश न रहना, कुटिल, बुरा, हर्ष व उत्साह, प्रसन्नता व खुशी, पुलकित, उत्साह व खुशी से भर उठना, अनर्थ, बुरा, तनिक, थोड़ा सा, हठ, जिद, अवाक, न बोलने की स्थिति, नंबरदार, गांव का मुखिया, दंगल, अखाड़ा। इस कहानी में आए हुए मुहावरों के हिंदी अर्थ इस प्रकार है। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना, बात बात पर तिनकना, जरा सी बात पर क्रोधित हो जाना, मुंह लाल होना, अत्यंत क्रोधित होना, हाथ साफ करना, मारना या चोरी करना, ज्वाला सी दहक उठना, क्रोधाग्नि भड़कना, गुमान पर भूलना, मिथ्या घमंड में अपनी अवस्था भूल जाना, पलक न झपकना, नींद न आना, सिर चढ़ाना, किसी को अत्यधिक छूट देना, मुंह लगाना, जबान लड़ाना, आंसू पलकों पर रहना, दुखी होना, जीभ में आग लगना, ग्लानि से भर उठना, मन का मैल धोना, मन की कड़वाहटों को खत्म करना। इस कहानी में आए हुए महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं। हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी लोग नित्य खा जाते हैं।
आनंदी ने लाल बिहारी से कहा। जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझसे ऐसे है। श्रीकंठ ने अपने पिता बेनी माधव सिंह से कहा। क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है। आनंदी ने श्रीकंठ से कहा। बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से कहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। बेनी माधव सिंह ने कहा। जिनको बड़ों का आदर मान सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। श्रीकंठ ने बेनी माधव सिंह से कहा। वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से कहा।